हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कृष्णा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। इसका नाम है नागरिकता। तो आपको बता दूं कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है और नागरिकता संबंधी प्रावधान भी भाग 2 में ही दिए गए हैं। भाग 2 यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये जो अनुच्छेद हैं इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे अनुच्छेद को भी देख लेंगे और यहाँ जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डैश साल से रह रहा हो तो प्रकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त करना हो तो कितने साल से रह रहा हो? 12 साल से। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि नागरिकता प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं, सारे आपको बताए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो पॉइंट था उसमें यही था कि 12 साल वाली बात कही गई थी। संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 7 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर पाकिस्तान में शामिल हो गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 7 के अनुसार। की डेट क्या रखी गई है? 1 मार्च 1947। जो इस डेट के बाद क्या गया है, भारत से पाकिस्तान चला गया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ये डेट रखी गई थी अनुच्छेद 7 के अनुसार। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6, संविधान के अनुच्छेद 6 का खंड बी सब सेक्शन 1 के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है। मतलब हर वो व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है पाकिस्तान से और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है, उसको नागरिकता दी जाएगी। वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उसको भारत की नागरिकता का अधिकार है। तो पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत आए उनके लिए डेट दे दी गई कि 19 जुलाई 1948 जो डेट है उसके पहले जो भी पाकिस्तान से भारत आ गए हैं और वो तब से लेकर के भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं तो उनको नागरिकता, भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। भारतीय संविधान का वह भाग जो ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं, तो भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ पर है? भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो अनुच्छेद है इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है और ये भाग 2 में है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से कौन सा अधिनियम था? नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने के संबंधी प्रावधान दिए गए थे। तो सबसे पहले यही किया गया था। देखिए आपको बता दूं, अनुच्छेद 11 में ये कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि वो समय समय पर नागरिकता संबंधी प्रावधान और कानून बना सकती है और उसने बनाया भी। तो पहला कानून कब बनाया था? नागरिकता संबंधी अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं कि आप संपत्ति को यहाँ खरीद लोगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, संपत्ति अगर भारत के लोगों ने यानी कि संपत्ति अधिग्रहण से कोई भी नागरिकता नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना, ये कहाँ लिखा गया? भारत के संविधान 5 से 7 के बीच में, 5, 6 और 7 में चीज़ें बताई गई हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया? जब देश को आज़ादी मिल रही थी, जब ये स्वतंत्र हो रहा था और देश के गणतंत्र होने तक में उस वक्त के समय में जिस लोगों को कैसे नागरिकता दी जाएगी वो अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है कि समझने से पहले एक बार अनुच्छेद 5 को ध्यान से और अच्छे से समझना चाहिए। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी है जब वह कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करता है, जैसे कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है,
तो अनुच्छेद 5 से मानदंड आप जैसे किसी व्यक्ति का, जो लोग पहली बात तो आज़ादी के समय भारत में थे या भारत में पैदा हुए थे, उनको नागरिकता मिल गई। व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले से भारत में साधारण निवास कर रहा हो, संविधान लागू होने से पहले व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की हो, ये सारे मानदंड है। तो अनुच्छेद 5 जो है वो ये जूस सोली सिद्धांत है, उसके सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि मिट्टी का अधिकार, यानी ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि भारत में जन्मे सभी लोगों को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता दी जाए। ठीक, ये किसका सिद्धांत है? जूस सोली का सिद्धांत है। जूस सोली का सिद्धांत है। इसके अनुसार जो भी भारत में पैदा हुआ है उसे भारत की नागरिकता का अधिकार है। जूस सोली है, नॉट सोनी। ठीक है। नागरिकता और अधिकार, देखिए नागरिकता किसी देश और उसके सदस्यों के बीच का संबंध है। नागरिकों के पास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों सहित कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। उनके पास राष्ट्र के प्रति नागरिक कर्तव्य और दायित्व भी होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। ठीक है। तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी उसका जिक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 5 में। ठीक, संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान क्या होगा, कैसे दी जाएगी नागरिकता, उन सब की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 5 में की गई है। ठीक, और अनुच्छेद 6 में क्या है सर? अनुच्छेद 6 में यह है कि उन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए जो लोग 1948 में विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहाँ है? जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनका प्रावधान, उनको नागरिकता देने का प्रावधान अनुच्छेद 6 में है। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा करता है तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। जैसे व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कहाँ हुआ? भारत में हुआ हो। वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948, जो मैंने अभी आपको डेट बताई, किससे पहले भारत में प्रवास कर गया था, या वह व्यक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत था। ठीक है। और अनुच्छेद 6B, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कभी नागरिकता तो अनुच्छेद 6 का जो बी क्लॉज है वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई, जो मैंने यहाँ पे डेट बताई, 1948 के पहले भारत आया है तो उसे भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद प्रवासित हुआ है तो उसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। ये भी ध्यान देना, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अनुच्छेद 6 में ये सारे नागरिकता संबंधी प्रावधान जो पाकिस्तान से भारत आए उनको लेकर के है। अच्छा सर, अनुच्छेद 7 भी बता दीजिए। अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 जो है ये भी नागरिकता संबंधी प्रावधानों का जिक्र करता है। इसके तहत नागरिकता का प्रावधान है किसके लिए? ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों के नागरिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें उन लोगों को अधिकार के शामिल हैं जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर बाद में भारत लौट आए। मतलब कि जो लोग पाकिस्तान गए फिर बाद में अपना वहाँ पे क्यों गए होंगे? अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचने गए होंगे। ठीक है ना, या सगे संबंधियों से किसी तरीके से कोई बात भी होगी। तो जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद कहाँ चले गए? भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में फिर वो लोग क्या हुए? लौट करके भारत आए, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचने गए होंगे, फिर वापस लौट करके भारत आए, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाए इसका जिक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 7 में किया गया है। ठीक, इसमें यही कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। पहला पॉइंट। इसमें कहा गया कि जो लोग पुनर्वास या स्थायी वापसी की अनुमति लेकर भारत लौटे हैं उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। पुनर्वास या स्थायी अनुमति की बात है। यह आवश्यक है कि प्रवासियों के पास वैध वापसी या पुनर्वास नोटिस हो, और नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले प्रवासियों को भारत में 6 महीने तक क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा 6 महीने तक। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यह उन लोगों पर लागू होता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के तहत भारत लौट आए थे। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। आज़ादी के समय नागरिकता कैसे दी जाएगी उसका प्रावधान अनुच्छेद 5 में। गणतंत्र संविधान लागू होने के समय और आज़ादी के समय, संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 में। 6 में क्या है? जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, और 7 में यह कि जो लोग पाकिस्तान गए लेकिन फिर बाद में वापस आ गए, ठीक है, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। अच्छा, अनुच्छेद 8 में क्या है सर? अनुच्छेद 8 में जो है ऐसे लोग जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं, इसके अनुसार भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान करने का नियम इसमें दिया हुआ है।
भारतीय मूल के जो भी विदेशी नागरिक हैं उनको कैसे नागरिकता भारत की दी जाए, उसका जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 8 में है। भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को यह अनुच्छेद उन पर लागू होता है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में पैदा हुए हैं। पंजीकरण भारत के संविधान के लागू होने से पहले या बाद में किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ पे वही कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को जो नागरिकता प्रदान की जाएगी वो अनुच्छेद 8 के तहत की जाएगी। इसमें शिक्षा, रोजगार और विवाह के लिए इन लोगों के अधिकारों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में है लेकिन उसके दादा परदादा माता पिता कहाँ के थे? भारत के थे। तो ऐसे में अगर उसको भारतीय नागरिकता चाहिए तो कैसे नागरिकता मिलेगी? यानी कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को या भारतीय मूल के विदेशी जो व्यक्ति विदेश में उनको नागरिकता अगर भारत की चाहिए तो उसका जिक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 8 में। इस चीज़ को भी ध्यान देना है। सर अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 में यही कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि उसने किसी दूसरे देश की, जो भारतीय नागरिक है उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, उसका जो भारतीय नागरिकता है स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता, यानी कि दोहरी नागरिकता को रोकता है। 1949 में इस पर बहस भी हुई थी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो सीधी सीधी बात है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। यह बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 9 में। ठीक है, और अनुच्छेद 10 में क्या है सर, वो बता दो। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता जो होगी वो किस में होगी? वो 10 में होगी। ठीक है, निरंतरता वाली बात यहाँ पर की गई है। अच्छा, लास्ट में सर अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद को यह अधिकार है कि वो समय समय पर नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। बनाता भी उस विषय में सबसे पहले क्या था? नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 कानून जो बनाया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, ये बनाया गया था इसी अनुच्छेद 11 के ही तहत। ठीक। अच्छा सर, भारत की नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता की दोहरी नागरिकता? भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है सर, सिंगल सिटीजनशिप। चाहे व्यक्ति तमिलनाडु का हो, चाहे व्यक्ति उत्तर प्रदेश का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो। पहले जब अनुच्छेद 270 खत्म नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी। वो जम्मू कश्मीर का भी नागरिक था अलग से और भारत के भी नागरिक था, वहाँ दोहरी नागरिकता चलती थी। जब अनुच्छेद 370 नहीं हटाया गया था तब टेलीग्राम चैनल पर मैंने अनुच्छेद 370 के बारे में काफ़ी कुछ फैक्ट्स पॉलिटी वाले में लिख भेजा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है, बहुत ही प्रासंगिक है। तो अनुच्छेद 370 खत्म होने के पहले यानी 2019 के पहले, 2019 अगस्त तक जो है जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता चलती थी। वहाँ पे जो भी जम्मू कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति था उसकी 2 नागरिकता थी, एक तो जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की। लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद, 35A खत्म होने के बाद ये प्रावधान खत्म हो गया। अब सिर्फ एक ही नागरिकता है, भारत की नागरिकता। तो चाहे आप यूपी के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, आपकी नागरिकता सिर्फ एक ही है कि आप भारत के नागरिक हैं। जबकि ये अच्छा, एकल नागरिकता वाला जो प्रावधान हमारे संविधान में आया है सर, ये हमने कहाँ से लिया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है और हमारे देश में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना है। सर दोहरी नागरिकता भी कहीं है? हाँ, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा 50 राज्य हैं, हर राज्य का अलग अलग संविधान है, हर राज्य के अलग झंडे हैं, राज्य के गीत हैं और सब तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो हर राज्य अपनी अपनी नागरिकता भी देता है, यानी कि अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति है तो उसके पास क्या है? उस राज्य की भी नागरिकता है जिस राज्य में वो निवास करता है, और दूसरी बात अमेरिकी देश की भी नागरिकता है, यानी कि 2 नागरिकता उसके पास है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में ब्रिटेन की तर्ज पर, ब्रिटेन की तरह सिर्फ एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ठीक, तो दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? अमेरिका में है, और हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता। आगे देख लेते हैं। हमने सारे अनुच्छेद देख लिए। अब हम लोग बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट ऑफ व्यू जो 1 लाइन है इसको देख लेते हैं। तो संविधान के प्रारंभ होने के बाद से नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने का संबंधी प्रावधान है। भारत की नागरिकता प्राप्त होने की एक शर्त नहीं है, तो संपत्ति अधिग्रहित कर करके आप क्या कर सकते हैं? नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, या पैसा देकर के भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किसके अनुच्छेद 5 से 7 के अधीन है।
वह कृत्य जो किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है। भारतीय नागरिकता कैसे कैसे रद्द होगी? ये तो भाई नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? या तो आप नागरिक स्वतंत्र अपने खुद ही नागरिकता त्याग दे, नागरिक खुद क्या करे, नागरिकता त्याग दे, तो क्या हो जाएगा? उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, रेनोसिएशन कर दें, या तो सरकार उसकी नागरिकता खत्म कर दे। ठीक है, देशद्रोह के आरोप में, और किसी आरोप में अगर सही पाया गया तो। और नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो तो भी इसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कैसे? पहली बात तो जन्म से आप प्राप्त कर सकते हो, कोई अगर भारत में जन्म पैदा हुआ है तो भारत का नागरिक है। फिर वंशानुक्रम से और देशीकरण से, इसे मैं कहता हूँ ब्रांड, BRAND। पहली बात तो बी से क्या होगा? बर्थ यानी जन्म से नागरिकता मिल जाएगी। आर यानी रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करा करके आप नागरिकता भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तीसरा है ये आपका नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है देसीकरण। देसीकरण से भी आप नागरिकता भारत की प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये सब तरीके हैं जिसके तहत क्या होगा? भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसके अलावा वंशानुगत वाली बात है। ठीक, एंसेस्ट्री वाली बात, सॉरी, हाँ, वंशानुगत वाली बात यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपके वंशज यहाँ के तो आप भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। फिर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती, बता चुका हूँ। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे। तो पाकिस्तान जो देश है, इसके लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे, ऐसा गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इसको बता चुका हूँ कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप से पाए जाते हैं क्या? निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व। नागरिकता संबंधी अधिकारों को निरंतरता वाली बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता संबंधी अधिकारों को निरंतरता, अनुच्छेद 10 में। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है कौन? संसद। संसद क्या कर सकती है? वो मैंने आपसे बताया, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को अधिकार है समय समय पर नागरिकता संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन और सुधार कर सकती है। भारत में नागरिकता के विषय में सही है तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये बात आपको बता चुका हूँ। एकल नागरिकता का प्रावधान है कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। जबकि अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। हाँ, तो भारतीय जो कार्ड धारक हैं प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। क्यों? कौन लोग अर्ह नहीं? वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। ऐसे लोग जो विभाजन के बाद कहाँ हो गए? पाकिस्तान प्रवासी हो गए, वो लोग भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकते। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता। अगर आप कुछ महीने के लिए दूसरे देश में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। हाँ, लेकिन उस देश में जाकर के आप अगर वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं तो स्वेच्छा से, तो अनुच्छेद 9 के तहत, अनुच्छेद 9 में कहा गया कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं स्वेच्छा से तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक, भारत के संविधान के भाग 2 का जो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 बता चुका हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, ये भी आपको बता चुका हूँ। फिर आगे देख लेते हैं। भारतीय संसद ने 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था। नागरिकता संशोधन विधेयक CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया था। इस चीज़ को आपको बताया। संसद को अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। यानी कि अनुच्छेद 9 में यही कहा गया कि कोई भारतीय नागरिक है, अगर उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करी तो भारतीय नागरिकता समाप्त। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता का उल्लेख है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जो संविधान ये आपका हुआ था नागरिकता संबंधी जो संशोधन हुआ था, इसके बारे में जो है कि क्या संशोधन ये था, इसको भी थोड़े से बहुत जानने की आपको जरूरत है। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA ये भारत के संसद द्वारा पारित किया गया कानून है। यह कानून देखिए 2019 में पारित हुआ था। यह कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या करता है? संशोधन करता है।
इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर, 3 देश हैं BAP, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वाले कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। पहली बात, 3 देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और डेट क्या है 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले जो भी लोग भारत आए थे उनमें से कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। और इसके तहत अल्पसंख्यकों में कौन किस किस धर्म के लोग थे? हिंदू लोग थे, हिंदू धर्म के लोग। उसके अलावा सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल थे। मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें शामिल नहीं थे, इसलिए इसका बहुत कड़ा विरोध हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखना है। इस कानून के तहत इन देशों के मुसलमानों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती है, ऐसा कानून में कहा गया था। बाकी ये सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल थे, वो लोग नागरिकता ले सकते हैं। CAA में किसी भारतीय की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, ये भी ध्यान देना है। CAA में इन 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 विदेशी अधिनियम हो गया, उसके तहत 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट दे दी गई थी। CAA ने धर्म को भारतीय कानून के तहत नागरिकता के मानदंड के तौर पर इस्तेमाल किया था। यहाँ पे धर्म का मानदंड इस्तेमाल किया गया था। इस कानून ने वैश्विक आलोचना को भी आकर्षित किया था, इस चीज को भी ध्यान देना है। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका, और ये 2019 में ये एक्ट पारित हो गया था, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो बिल, इसका संबंधित जो बिल है वो कब आया था? राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पास हो गया था। 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ। इस चीज को भी ध्यान देना है, थोड़ा सा एग्जाम में पूछ लेता है। 125 और 105, 125 वर्सेस 105 था ये। और राज्यसभा में क्या, लोकसभा में क्या था कि 311 मेंबर ने इसको फेवर किया था, इसके पक्ष में थे, और 80 वोट से इसके खिलाफ पड़े थे, इस अधिनियम, इस संशोधन के खिलाफ पड़े थे। इस चीज़ को भी ध्यान दे देना है। और 2024 में भी आपको पता ही होगा कि इसके लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी नागरिकता जारी करने के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। गृह मंत्रालय ये सब करेगा। इस हिसाब से हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया, और थोड़ा सा एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ। नागरिकता संबंधी जो भी अनुच्छेद है वो हमने इसके पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ाया था? भाग 1, यानी उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का जिक्र है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। इसमें क्या क्या होगा? भारत के क्षेत्र कौन कौन होंगे? जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, वो भारत के क्षेत्र में आएंगे। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी भारत के राज्य में आएंगे। उसके अलावा भविष्य में अगर कोई भाग हम अर्जित करते हैं तो भी क्या हो जाएगा? भारत के राज्य क्षेत्र में उसे भी माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है सर? इसमें कहा गया था कि नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। मैंने आपको इसके लिए सिंपल ट्रिक बताई थी, प्रवेश, एडमिशन या प्रवेश अगर कराना हो तो नए राज्यों का, तो ये कहा है अनुच्छेद 2 में है। सर अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान, या पहले से स्थित, जो पहले से हमारे पास क्षेत्र है उसमें से किसी नए राज्य की स्थापना करना, वो कहाँ पर है? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में क्या है सर? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब कि जो 2 और 3 में किया गया है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, लेकिन उसको पहली अनुसूची में तो जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली अनुसूची में भी क्या बताया गया? यही जिक्र किया गया कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं। भारत के क्षेत्रों का जिक्र कहाँ किया गया? पहली अनुसूची में भी किया गया है। अगर 2 और 3 अनुच्छेद में कुछ परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा? पहली अनुसूची में भी चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें किसका जिक्र किया गया है? उसमें भारत के क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। भारत के संघ और राज्य क्षेत्र का जिक्र कहाँ किया गया? अनुसूची 1 में। इसलिए अगर अनुच्छेद 2 और 3 में कुछ भी परिवर्तन होता है उसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? पहली अनुसूची में। अब देख लेते हैं भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता संबंधी जो भी अनुच्छेद है इसके बारे में कहा गया है। भाग 2 यानी कि नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान
जैसे जब संविधान लागू हो रहा था तो उस वक्त तो लोगों को नागरिकता कैसे देनी है, उसका प्रावधान क्या है, इसका जिक्र अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में क्या है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उन व्यक्तियों को, जो लोग पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, उसका जो भी प्रावधान है, नियम कानून है, सब कुछ कहाँ पर है, अनुच्छेद 6 में है। फिर अनुच्छेद 7 में क्या है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर बाद में लौट करके आए, ठीक है, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, उसका प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया, सर, भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता कैसे मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, विदेश में है, अगर उसको नागरिकता चाहिए, ठीक है, तो उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में क्या है, नागरिकता की समाप्ति कैसे 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 हो जाएगी, इसे आपको पता ही है। इसमें ये भी कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता के आधार अधिकार का बने रहना, यानी नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, बता चुका हूँ। और अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान। संसद समय समय पर क्या करेगी, नागरिकता अधिकार संबंधी कानून का रेगुलेट करेगी, उसका विनियमन करेगी। अर्थात नागरिकता को लेकर के सारी शक्तियाँ किसके पास है, संसद के पास है। और इसी के द्वारा 1955 में नागरिकता संबंधी जो भी अधिनियम थे लाए गए थे 1955 में। फिर अभी हाल फिलहाल में CAA लाया गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 2019 में। ये संसद के पास शक्ति है, वो ला सकती है। ठीक, तो आगे इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैप्टर 2 भी आपका हो चुका है। बाकी चीज़ें भी आपको बता चुका हूँ कि एकल नागरिकता हमारी है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। यूरोप में अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ये सब चीज़ें स्पष्ट हैं। थैंक यू।